Hello students, in this video lecture we will study about a small application of integrations, that is area under the curve. ये इंटीग्रेशन का छोटा सा एप्लीकेशन है. फिजिक्स में इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं. फॉर एग्जांपल आपको मैं याद करवा दूं, फिजिक्स में बाय नाउ आप लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर ये किसी पार्टिकल का पाथ है, सपोज ये पार्टिकल का पाथ दिया है अपने को, वेलोसिटी कर्व दिया है, ये वेलोसिटी को डिनोट करता है और ये टाइम है. सपोज दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी. तो ये जो लाइन है इसके कोई दो पॉइंट्स अगर आप ले लेते हो, मान लो ए एंड बी, और इसके नीचे जो एरिया है वो आप फाइंड करते हो, तो आपको क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है. दिस इज डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये एक छोटा सा इसका एप्लीकेशन है जो फिजिक्स में आप लोगों ने बाय नाउ देख लिया होगा, स्टडी कर लिया होगा. तो ये कैसे फाइंड करने का, उसके लिए कभी कभी इंटीग्रेशन ज़्यादा हेल्पफुल होता है. ये तो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो एरिया अंडर द कर्व ढूंढना आसान हो जाता है. दिस बिकम्स अ ट्रेपेजियम एंड यू नो द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम. बट इट मे नॉट बी सो इजी एवरी टाइम. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ कर्व लाइक दिस एंड यू वांट टू फाइंड आउट एरिया अंडर द कर्व बिटवीन टू पॉइंट्स. इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन जब दिया था इंटीग्रेशन का, तब मैंने इसी पॉइंट को लेकर एक्सप्लेन किया था कि किसी कर्व के नीचे का जो एरिया होता है वो ढूंढने के लिए हम इंटीग्रेशंस को यूज़ करते हैं. तो चलो देखते हैं हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आप लोगों ने स्टडी किया था वही कंसेप्ट है एरिया अंडर द कर्व. तो जब आप कोई दो पॉइंट्स के बीच में डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करते हो तो आप कर्व के नीचे का एरिया ढूंढते हो. एक दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं तो इट विल बिकम वेरी क्लियर टू यू. फॉर एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू साइन एक्स. अगर ये मैं कर्व लेता हूँ, अभी देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है मैं ये आपको बता दूँ. मेरे ख्याल से मैथ्स वाले बच्चों ने बाय नाउ स्टडी कर लिया होगा, लेकिन मैं एक बार इसका ग्राफ समझा दूँ फिर से एक बार. आपको ये बता दूँ मैं कि साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है. तो यहाँ पर मान लो एक्स एक्सिस पर मैं एंगल को डिनोट करता हूँ थीटा, और वाई एक्सिस पर साइन थीटा को डिनोट करता हूँ. तो जब x की वैल्यू ज़ीरो होती है तो साइन थीटा की वैल्यू भी ज़ीरो होती है. फिर साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है. पाई बाई टू यानी 90 डिग्रीज. मान लो यहाँ पर वन है और यहाँ पर नीचे -1 है, और यहाँ पर पाई बाई टू है, ये पाई बाई टू है. तो अपने को जो पॉइंट है वो इधर मिलेगा. ये हो गई साइन पाई बाई टू की वैल्यू. फिर साइन पाई यानी 180 डिग्रीज, इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, तो मुझे फिर से ग्राफ इधर मिलेगा. उसके बाद साइन 3 पाई बाई टू इज इक्वल टू -1. तो 3 पाई बाई टू जो है, समवेयर हियर वी हैव 3 पाई बाई टू एंड -1 will be somewhere here, and finally sin 2 pi is equal to 0, and we have 2 pi somewhere here. So now if I join these points, I would have a graph like this, a very interesting curve, and this is a very very important curve students. तो students, sin theta का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ये आपको याद रखना है. साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है. साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 3 पाई बाई टू की वैल्यू -1, और साइन 2 पाई, दिस इज 2 पाई एंड दिस इज 3 पाई बाई टू. सो 3 पाई बाई टू की वैल्यू -1 होती है. तो साइन की जो वैल्यू होती है वो +1 और -1 के बीच में फ्लक्चुएट करती है. अगर मैं एंगल को और आगे कंटिन्यू करता हूँ तो ये जो ग्राफ है जैसा था वैसा फिर से रिपीट करेगा. अगर मैं मेरे रेफरेंस के लिए ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं दोनों साइड, नीचे और ऊपर दोनों, तो मुझे जो ग्राफ है वो फिर से आगे ऐसा मिलेगा. तो देखो रिपीट होता है. जैसा ग्राफ मुझे यहाँ पर मिला था एग्जैक्टली ऐसा ही मुझे इधर मिला है. इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वी कॉल देम एज पीरियोडिक फंक्शंस बिकॉज देयर वैल्यूज आर रिपीटिंग. Periodic functions. So sin theta is a periodic function. The value of sin theta is repeating after regular intervals. After an interval of 2 pi,
साइन थीटा इज रिपीटिंग एज इट इज। जैसे मैंने ये जो ग्राफ है जैसे वैसे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने इसको उठाकर एग्जैक्टली यहाँ पर उसकी कॉपी पेस्ट कर दी है। तो साइन थीटा एक पीरियोडिक फंक्शन है, 0 से 2 पाई के बीच में उसकी वैल्यू रिपीट होती है। अगर ये 2 पाई है तो ये ऑब्वियसली 4 पाई होना चाहिए, तो 2 पाई से 4 पाई के बीच में फिर से हमको सेम ग्राफ मिलेगा। तो ये समझ लो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ेंगे तब फिर से ये ग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये साइन थीटा का ग्राफ है। अब अगर मुझे सिर्फ इतना सा एरिया ढूंढना है तो कैसे पता लगाएंगे हम? तो इट्स वेरी सिंपल, ये वैल्यू 0 है, x इज इक्वल टू 0, और ये वैल्यू है पाई, x इज इक्वल टू पाई। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल फाइंड इंटीग्रल ऑफ साइन x from 0 to pi. Now students, you know what is the integration for sin x? Integration of sin x is cos x minus cos x. So you will write minus cos x limits 0 to pi. अब आपको पता है ये कैसे सॉल्व किया जाता है, माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। अब माइनस साइन बाहर रख देंगे हम, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये हो गया माइनस ऑफ -2 यानी कि 2। तो ये जो एरिया है वो एरिया की वैल्यू है 2, a इज इक्वल टू 2 में लिख दो। इनफैक्ट एग्जैक्टली ऐसे ही अगर आप नीचे का एरिया ढूंढते हो तो भी आपको 2 मिलेगा, लेकिन जो आंसर होगा वो नेगेटिव में आएगा। चलो देखते हैं, लेट्स वर्क इट आउट। Let's work it out. If I find out integration of sin x from pi to 2 pi, pi to 2 pi. Now you know that integration of sin x is minus cos x, limits pi to 2 pi. That is equal to minus cos 2 pi minus cos pi. Cos 2 pi की वैल्यू होती है 1 और cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये 1 माइनस -1 हो गया -2। अब एरिया तो नेगेटिव होता नहीं है, और एरिया अगर नेगेटिव नहीं होता है तो आप क्या करोगे? तो आप सिर्फ इतना करोगे कि ये जो वैल्यू है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे, आप नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दोगे, तो ये वाला एरिया भी 2 हो गया। यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये एरिया और ये एरिया एग्जैक्टली सेम है। तो साइन थीटा के ग्राफ का ये पोर्शन और ये पोर्शन एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, एक जैसा है। सिर्फ इतना है कि एक पार्ट ऊपर है, एक पार्ट नीचे है। तो जो नीचे है, आपको पता है वाई एक्सिस पर नीचे की वैल्यू सारी नेगेटिव होती है, इसलिए हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन की वैल्यू -2 आ गई। लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं लेते हैं तो हम माइनस साइन को निगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम में एरिया डिस्कस करते हो तो आप नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दोगे, वरना नेगेटिव साइन को कंसिडर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स देखो, एरिया फाइंड करने का ये एक तरीका है, ये इंटीग्रेशन का एक एप्लीकेशन हो गया एरिया फाइंड करने के लिए। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि ये पॉइंट से लेकर के 0 से लेकर 2 पाई तक टोटल एरिया कितना हो गया, तो अब बहुत सिंपल है, इतना पोर्शन का एरिया 2 है और इस पोर्शन का एरिया 2 है, तो 0 to 2 पाई टोटल एरिया कितना हो गया? 4 हो गया। ये एक बात हो गई। दूसरा एक एप्लीकेशन में भी आपको समझा दूँ, फिजिक्स में ये एप्लीकेशन आपको 12th में जब ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ोगे तब भी आएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये फिर से याद करवा दूं कि हम 11th स्टैंडर्ड में सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसा एक चैप्टर स्टडी करने वाले हैं, वेव थियरी भी स्टडी करेंगे, और 12th में इसी से रिलेटेड और कुछ टॉपिक्स आप स्टडी करोगे, जैसे कि ऑल्टरनेटिंग करंट है, फिर 12th में वेव ऑप्टिक्स है। उन सब जगह पर आपको ये समझ में आएगा कि वेव्स का जो इक्वेशन होता है या सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन होता है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। फिर आपको एवरेज वगैरह फाइंड करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं एवरेज कैसे फाइंड करते हो। मुझे ये सारी वैल्यूज़ ग्राफ जो बोर्ड पर से रब नहीं करनी है। आप क्या करोगे, आपके वीडियो को पॉज करके ये वैल्यूज़ कॉपी कर लोगे, फिर ये वैल्यूज़ कॉपी करोगे, और उसके बाद ये वैल्यूज़ कॉपी करोगे, और फाइनली आप लिखोगे एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 to पाई इज इक्वल टू 2।
इन द सेम वे ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है वो इस पोर्शन के लिए हो गया। दूसरे पोर्शन के लिए आप ऐसा ही स्टेटमेंट लिखोगे, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ साइन एक्स फ्रॉम पाई टू 2 पाई, तो उसका भी वैल्यू 2 आएगा। फिर अगर आप तीसरा स्टेटमेंट लिखो, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 टू 2 पाई इज इक्वल टू 2 + 2 दैट इज 4। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, पहले आप ये ग्राफ ड्रॉ कर लो, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये वैल्यूज़ कॉपी कर लो, ये वैल्यूज़ कॉपी करने के बाद ये इंटीग्रेशन कॉपी करो, उसके बाद ये इंटीग्रेशन कॉपी करो और फिर ये पोर्शन कॉपी कर लो। और ये सेंटेंस के बाद आपको 2 स्टेटमेंट्स और लिखने हैं, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ साइन एक्स फ्रॉम पाई टू 2 पाई, देन एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 टू 2 पाई। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट एरिया। If you want to find out average, now students, how do you find out average? Suppose I give you few values. I give you some values like 2, 3, 0, -5, 1, -2 and 1. And if I ask you to find out the average of these values, आप average कैसे find करोगे? ये सारी values को आप add कर दोगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज़ है, तो ये सबको ऐड करोगे और डिवाइड बाय 7 करोगे। चलो ऐड करते हैं, 2 + 3 is 5, -5 0, फिर ये 1 + 1 2, -2 0, तो टोटल हो गया 0 डिवाइडेड बाय 7, तो आपको ग्राफ मिल गया, एवरेज मिल गया 0। देखो, अगर आपको साइन फंक्शन का एवरेज ढूंढना है तो ग्राफ देखकर आप समझ सकते हो एवरेज क्या मिलेगा, वो एवरेज भी 0 मिलेगा। क्यों? जितनी वैल्यूज़ ऊपर है उतनी ही वैल्यूज़ नीचे है। अब जितनी वैल्यूज़ ऊपर है उतनी ही वैल्यूज़ नीचे है, तो ऊपर सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ है, नीचे सारी नेगेटिव वैल्यूज़ है, तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जितनी पॉजिटिव है उतनी नेगेटिव वैल्यूज़ है, सारी कैंसिल हो जाएगी। तो एवरेज ऑफ साइन थीटा फ्रॉम 0 टू 2 पाई इज 0, लेकिन एवरेज ऑफ साइन थीटा फ्रॉम 0 टू पाई इज नॉट 0। तो उसका एवरेज कितना होगा वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा। मैं उसके लिए जैसे ही हम उस टॉपिक पर जाएंगे उसको डिस्कस करेंगे, या उसका एक छोटा सा दूसरा वीडियो लेक्चर बना दूंगा। राइट नाउ आई डोंट वांट यू टू बी कन्फ्यूज्ड, लेकिन ये समझ लो एवरेज फाइंड करने के लिए हमको सारी वैल्यूज़ को जब ऐड करना होता है, तो ऐड करने के लिए भी हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। मैंने आपको एकदम इंट्रोडक्टरी लेक्चर में समझाया था कि इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है सम। चलो ठीक है, अभी एक और ऐसा ही सिमिलर एग्जाम्पल हम करते हैं। हमने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था, कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे अब। cos x की जो वैल्यूज़ होती है मैं लिख दूँ यहाँ पर, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, cos π की वैल्यू -1 होती है, फिर cos 3π/2 is 0, cos 2π is -1. Now if I want to draw the graph of cos function, this is our x-axis and this is our y-axis. On x-axis I will take the value 0, pi, 2π, so this is π/2 and this is 3π/2. If I take on y-axis the values 1 and -1, so here we have cos 0 is equal to 1, so this is the value of cos 0. x की वैल्यू 0 है तो ये cos 0 हो गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू cos π/2 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर मिलेगी हमको। फिर cos π की वैल्यू -1 है, सो हियर एट दिस पॉइंट वी विल हैव -1 एंड देन cos 3π/2, दिस इज 3π/2 is again 0 and cos 2π is 1. So now I can draw the graph like this.
This is the graph of cos pi, cos x. Y is equal to cos x. If I extend this graph once again, अगर ये 2 पाई है तो ये हो गया 5 पाई बाई 2, देन 3 पाई, 7 पाई बाई 2 and 2 pi. Then once again you will have a graph like this. It will pass through 5 pi by 2. अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो आपको फिर से ग्राफ ऐसे मिल जाएगा। तो देखो जो ये पोर्शन का था ग्राफ, एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ हमको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर मैं एक कट ऑफ लाइन ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ से इधर तक का जो पोर्शन है एग्जैक्टली सेम पोर्शन आपको यहाँ मिल जाता है। तो cos x b, इवन cos x इज अ पीरियोडिक फंक्शन। चलो अब अगर मुझे ग्राफ के नीचे का एरिया ढूंढना है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द ग्राफ, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस एरिया। तो बताओ आप लिमिट्स क्या लेंगे? यू विल टेक लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, देन आई विल हैव इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx limits 0 to pi by 2 is equal to, now what is the integration of cos x? Integration of cos x is sin x, limits 0 to pi by 2. This will be sin pi by 2 minus sin 0. Value of sin pi by 2 is 1, value of sin 0 is 0, so your answer is 1. ये एरिया 1 होगा। आपको बता दूं ये एरिया भी ऑब्वियसली 1 आना चाहिए क्योंकि वो एग्जैक्टली इसके जैसा ही दिखता है ना, देखकर हम समझ सकते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पर हम लिमिट्स लेंगे 0 टू 2 पाई। सो इफ आई सॉल्व दिस, इंटीग्रल ऑफ cos x dx 0 टू 2 पाई। यहाँ पर आप जब कॉपी करोगे तो स्टेटमेंट लिख दोगे एरिया अंडर द कर्व। मैं लिख दूँ, लेट मी राइट डाउन द स्टेटमेंट so you can copy it from the board properly. Area under the curve cos x, y is equal to cos x. From 0 to pi by 2 is 1. Now I want to find out area under the curve from 3 pi by 2 to 2 pi. So integral of cos x dx 3 pi by 2 to 2 pi. Now what is the integral of cos x? It is sin x. Limits 3 pi by 2 to 2 pi. That will be sin 2 pi minus sin 3 pi by 2. अब अगर आपको साइन 2 पाई की वैल्यू नहीं याद है, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू याद नहीं है, तो वीडियो को बैक करो। मैंने साइन का जो ग्राफ ड्रॉ किया था उस ग्राफ में देखो 2 पाई के सामने साइन की वैल्यू क्या थी, ग्राफ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या थी? साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है -1। तो ये हो गया 0 + 1 यानी कि 1। देखो ये ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका आंसर भी हमको पॉजिटिव मिल गया। अब स्टेटमेंट आप ऐसे ही लिख दोगे, एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू cos x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 के बदले पे अब हम क्या लिखेंगे 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई इज इक्वल टू 1। तो वो एरिया भी आपको 1 मिल गया। अब देखते हैं ये नीचे वाला एरिया क्या मिलता है हमको। इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस एरिया, कैन यू थिंक ऑफ वॉट लिमिट्स वी शुड टेक? ऑब्वियसली हम लिमिट्स लेंगे पाई बाई 2 टू 3 pi. Then I will write integral of cos x dx pi by 2 to 3 pi by 2. Now integral of cos x is sin x, limits 3 pi by pi by 2 to 3 pi by 2, pi by 2 to 3 pi by 2. Now what is the value of sin 3 pi by 2? Let's put up the values first of all. This is equal to sin 3 pi by 2 minus sin pi by 2. We know that the value of sin 3 pi by 2 is -1. Sin pi by 2 is also -1. So your answer is -2. So आपका आंसर नेगेटिव आया ना?
और नेगेटिव आना ही चाहिए, लॉजिकल है, ऑब्वियस है, क्योंकि ये वैल्यूज़ कहाँ है, एक्स एक्सिस के नीचे है. सो योर आंसर हैज़ टू बी नेगेटिव. नाउ स्टूडेंट्स, वाइल राइटिंग एरिया, जब आप ऐसे सेंटेंस लिखोगे, एरिया अंडर द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू cos x फ्रॉम π/2 टू 3π/2, यू विल नॉट राइट -2 बिकॉज एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है. आप क्या करोगे, आप सिर्फ 2 लिखोगे, नेगेटिव साइन को इग्नोर करोगे. हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, मॉड वैल्यू. सो स्टूडेंट्स, दैट वाज सेकंड एग्जांपल ऑफ हाउ टू फाइंड आउट एरिया अंडर द ग्राफ. एक दूसरा छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, दैट इज अबाउट एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. Suppose students, you have this straight line y is equal to 5x plus 3 और मेरे पास ये 2 पॉइंट्स है, ये 1 2 3 4 5 6 7. तो मैं 2 से लेकर के 7 तक ये जो एरिया है वो मैं फाइंड करना चाहता हूँ. 2 तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं. एक तरीका कैसे है मैं आपको समझा दूँ. ये ट्रेपेजियम हो गया. This shape is a trapezium, and you know how to find out the area of a trapezium. One method is area of trapezium is equal to, do you remember the formula? Half into sum of parallel side S1 plus S2 multiplied by distance between the parallel sides, we would write as h. ये S1 है, ये S2 है और ये डिस्टेंस h है. अब S1 कैसे फाइंड करोगे? तो ये जो हाइट है वो y कोऑर्डिनेट को डिनोट करती है और ये जो हाइट है S2 वो ये y कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है. तो S1 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, S1 इज इक्वल टू, जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो आई विल गेट 5 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 13. S2 मुझे ये हाइट ढूंढनी है, तो 5 इंटू 7 प्लस 3, सो व्हाट डू वी हैव, 35 प्लस 3 38. देन h, ये डिस्टेंस दैट विल बी 5. सो व्हाट विल बी द एरिया नाउ, सो यू विल हैव एरिया इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, हाफ मल्टीप्लाइड बाय S1 plus S2, so 38 multiplied by 3 plus 3, sorry, 38 plus 13, I am sorry, 38 plus 13 multiplied by h, the value of h is 5. So this is half multiplied by 51 multiplied by 5. So क्या हो जाएगा ये, 51 multiplied by 5 is 255 divided by 2, that is equal to 127.5. That is the area under the graph. ये ट्रेपेजियम का एरिया हो गया 127.5. I hope I have not made any mistake in calculation. That's fine. Now students, दूसरे तरीके से हम एरिया फाइंड करते हैं. एरिया अंडर दिस कर्व. देखो ये जो कर्व है उसका इक्वेशन है 5x plus 3. तो आई विल स्ट्रेट अवे राइट एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5x plus 3 dx लिमिट्स 2 to 7. अब आपको पता है कि x का इंटीग्रल कैसे करोगे, तो मैं आपको याद करवा दूं. x रेस टू n का इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. सो अगर आपके पास सिर्फ x है तो आप लिखोगे ये इसका पावर 1 है, सो यू विल राइट x रेस टू 2 अपॉन 2. दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज 5 मल्टीप्लाइड बाई x रेस टू 2 अपॉन 2, तो मैं इसको बाहर लिख देता हूँ, लिमिट्स 2 to 7 प्लस 3 का अगर मुझे इंटीग्रल करना है तो 3 को बाहर लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 dx करेंगे. 1 dx का इंटीग्रल होता है x मल्टीप्लाइड बाई 3, सो वी विल हैव 3x
x अंदर लिखेंगे, लिमिट्स 2 to 7. दिस इज 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. x की वैल्यू एक बार 7 सब्सटीट्यूट कर दी, दूसरी बार 2 सब्सटीट्यूट कर दी, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 2. दिस इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 49 माइनस 4 प्लस 3 multiplied by 5. Now 49 minus 4 will be 45 plus 15. How much do you get? Now 5 into 45 is 225 divided by 2 plus 15. 225 divided by 2 is 112.5 plus 15, that will be 127.5. अब अगर आप मैथमेटिक्स में, एरिथमेटिक में बहुत अच्छे हो तो आप बीच के स्टेप्स स्किप करके डायरेक्टली आंसर ला सकते हो. ऐसे भी हमको आंसर 127.5 मिल गया. अभी फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको कभी इस तरह के ग्राफ्स दिए होंगे, ग्राफ के नीचे का एरिया ढूंढना होगा, तो या तो आप ट्रेपेजियम वाले मेथड से फाइंड कर सकते हो और या तो फिर आप इंटीग्रेशन से कर सकते हो. लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई कर्व दिया है, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ दे दिया है, तो आपको ट्रेपेजियम मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो एवरी टाइम दिस काइंड ऑफ मेथड्स मे नॉट बी हेल्पफुल, हेंस इंटीग्रेशन इज वेरी हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट एरिया अंडर द ग्राफ. So students, with that we finish calculus. I may keep giving you problems for practice, but as far as explanation of calculus is concerned, everything that is necessary, relevant for physics, I have done in calculus. We will proceed with the next video lecture of trigonometry. I will start with trigonometry in the next video. Till then, you can rewind the video, you can back it and see this once again. In any case of any problems, feel free to approach and discuss your doubts with me. See you soon with the next video.